हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीलम नागेश्वर नीलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी 2025। आप सभी को 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम साइंस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे थे और साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हमारा कोशिका चैप्टर स्टार्ट था। हमने कोशिका के संरचनात्मक संगठन पढ़ रहे थे। उस पे हमने पढ़ चुके हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग एवं कोशिका द्रव। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स केंद्रक और कोशिका का विभाजन, कोशिका के प्रकार और उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के विलयन। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। केंद्रक हमारे जो शरीर है उसके मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। उन्होंने बताया कि जंतु, पादप, कवक, इन सभी चीज़ों में केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक जो है फ्रेंड्स, केंद्रक हमारे जो बॉडी में या हमारे जो शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, एक्टिविटी होती है, उन पर नियंत्रण का काम करता है। तो अगर आपको पूछा जाए केंद्रक की खोज किसने की, आपको बताना है केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। अब केंद्रक देखिए फ्रेंड्स, यह एक केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। केंद्रक का ऊपरी परत केंद्रक झिल्ली कहलाता है। केंद्रक का ऊपरी परत केंद्रक झिल्ली कहलाता है तथा केंद्रक में द्रव उपस्थित होता है, कुछ लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। देख लीजिए, यह केंद्रक है और केंद्रक में जो द्रव उपस्थित होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। और केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी उपस्थित होती है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी उपस्थित होती है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी उपस्थित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है केंद्रक। क्या है यह? यह केंद्रक है। और केंद्रक का जो बाहरी परत है, केंद्रक का बाहरी जो आवरण है, वो केंद्रक झिल्ली होती है। क्या होती है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के मध्य एक केंद्रिका भी उपस्थित होती है। देख लीजिए, यह केंद्रक के मध्य एक केंद्रिका भी उपस्थित है। और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव होते हैं, जिसे केंद्रक द्रव बोला जाता है। केंद्रक के अंदर एक लिक्विड होता है, एक द्रव होता है, जिसे केंद्रक द्रव बोला जाता है। अब फ्रेंड्स, जो केंद्रिका है, केंद्रिका के अंदर एक जाल उपस्थित होता है। केंद्रक के अंदर एक जाल उपस्थित होता है, जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन का जाल। यह जो जाल है फ्रेंड, इसको क्या बोला जाएगा? क्रोमेटिन का जाल। और यह जो केंद्रिका है, यह केंद्रिका में हिस्टोन नामक कुछ प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन, यह क्या है? हिस्टोन नामक प्रोटीन।
प्रोटीन। फ्रेंड्स, यह एक केंद्रक है। केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली होता है। केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है। केंद्रिका के अंदर क्रोमेटिन का एक जाल होता है जिसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। तो यहाँ जो क्रोमेटिन केंद्रिका में उपस्थित क्रोमेटिन का जो जाल है और उस केंद्रिका में उपस्थित हिस्टोन नामक जो प्रोटीन है फ्रेंड, हिस्टोन नामक जो प्रोटीन है वह मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए का निर्माण। मतलब जैसे कि हिस्टोन नामक जो प्रोटीन है और क्रोमेटिन जाल में उपस्थित क्रोमोसोम केंद्रिका में उपस्थित हिस्टोन नामक प्रोटीन तथा क्रोमेटिन की जाल में उपस्थित क्रोमोसोम मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए का निर्माण। आप सोच रहे होंगे फ्रेंड कि अब ये डीएनए क्या होता है। डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है फ्रेंड? डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। अगर आपको पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने की, तो आपको बताना है केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की तथा केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रिका में एक क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है तथा उस केंद्रिका में एक हिस्टोन नामक प्रोटीन भी होता है और वह क्रोमेटिन जाल में एक क्रोमोसोम होता है जिसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन तथा क्रोमोसोम नामक लिक्विड मिलकर डीएनए का निर्माण करता। अगर आपको पूछा जाए कि डीएनए का निर्माण कौन करता, तो आपको बताना है हिस्टोन नामक प्रोटीन तथा क्रोमेटिन की जाल में उपस्थित क्रोमोसोम नामक लिक्विड। हिस्टोन नामक प्रोटीन तथा क्रोमेटिन के जाल में उपस्थित क्रोमोसोम मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। और यह जो केंद्रक है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है, उस पर नियंत्रण करके रखता है। अगर आपको बोला जाए कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष या नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष एवं नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम फ्रेंड डीएनए। डीएनए क्या होती है? नियंत्रण करना। अब पढ़ेंगे हम डीएनए। डीएनए का निर्माण कैसा होता है? मैंने आपको बताया था कि केंद्रक के अंदर केंद्रिका उपस्थित होती है और केंद्रिका में क्रोमेटिन का जाल होता है जिसमें क्रोमोसोम लिक्विड पाई जाती है तथा केंद्रिका के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हिस्टोन बोला जाता है। तो डीएनए का निर्माण हिस्टोन नामक प्रोटीन तथा क्रोमेटिन की जाल में उपस्थित क्रोमोसोम लिक्विड क्रोमोसोम द्रव मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं।
डीएनए का निर्माण करते हैं। और यह जो डीएनए है फ्रेंड, यह जो डीएनए है यह गास्कर गुणसूत्र का निर्माण करता है। गास्कर गुणसूत्र का निर्माण करता है। यह जो डीएनए है, यह जो डीएनए है गास्कर गुणसूत्र का निर्माण करता है। गुणसूत्र का निर्माण करता है। अगर आपको पूछा जाए कि गास्कर गुणसूत्र का निर्माण कौन करता है, तो आपको बताना है डीएनए। क्या बताना है आपको? डीएनए। अब डीएनए क्या होती है? डीएनए 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 फ्रेंड्स, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का नाम क्या होता है? डीएनए का नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसेर नामक वैज्ञानिक ने की। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसेर नामक वैज्ञानिक ने की। अगर आपको पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने की, तो आपको बताना है डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसेर नामक वैज्ञानिक ने की। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब फ्रेंड्स, जो डीएनए है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ से आशा है फ्रेंड कि जो बेबी होता है, बेबी में अपने माता पिता के गुणों का स्थानांतरण होना, मतलब बेबी में माता पिता के गुणों का आना ही एक आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। एक आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या है? माता पिता में बेबी के गुणों का आना। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? माता पिता के गुणों का, फ्रेंड्स, जो आनुवांशिक पदार्थ है वह बेबी में माता पिता के गुणों को स्थानांतरित करता है। क्या करता है? बेबी में माता पिता के गुणों को स्थानांतरित करता है। अगर आपको पूछा जाए कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आनुवांशिक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो बेबी में या बच्चों में माता पिता के गुणों को स्थानांतरित करता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको आनुवांशिक पदार्थ के बारे में बता देती हूँ।
अनुवांशिक पदार्थ। फ्रेंड्स, मैंने तो बताया कि अनुवांशिक पदार्थ बेबी में माता पिता के गुणों को स्थानांतरित करता है। फ्रेंड्स, हमारे जो मानव शरीर है, हमारे मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। कितने पाया जाता है? 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। अगर टोटल गुणसूत्र की बात करूं मैं, टोटल गुणसूत्र कितने होगा? 46। टोटल गुणसूत्र होगा 46। तो फ्रेंड, जैसे कि एक माता है, ये पिता है। फ्रेंड्स, माता में भी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, पिता में भी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब जो माता है फ्रेंड्स, माता में जो 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं, बाईस जोड़े तथा 1 जोड़ा गुणसूत्र माता में केवल टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो टोटल गुणसूत्र हो गया 46, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं फ्रेंड्स, XX होता है, और 1 जोड़ा जो गुणसूत्र है वो भी XX होता है। मतलब माता में XX गुणसूत्र पाया जाता है। कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? माता में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है। पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो 23 जो जोड़े गुणसूत्र हैं, उसमें से 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं वो XX होता है, और 1 जोड़ा जो गुणसूत्र है वह XY होता है। माता में भी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, पिता में भी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब टोटल 46 गुणसूत्र हो गए, पिता में भी टोटल 46 गुणसूत्र हो गए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि माता का 22 जोड़ा जो गुणसूत्र है वो अलग हो जाता है, और उसमें से जो 1 जोड़ा जो गुणसूत्र अलग हो जाता है, XY XX। और वैसे उसी प्रकार पिता जो होता है, पुरुष जो होता है, उसमें से 22 जोड़े जो गुणसूत्र है फ्रेंड्स, XX होता है, और 1 जो जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है। तो माता का 1 जोड़ा XX तथा पिता का 1 जोड़ा XY मिलकर ही बेबी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? बेबी का निर्माण करते हैं। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि बेबी निर्माण के लिए कौन सा गुणसूत्र सहायक है, तो आपको बता, फीमेल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि फीमेल में जो टोटल जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो XX ही पाया जाता है, और जो बॉयस होता है उसमें 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होता है, और 1 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है। 1 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है। तो फ्रेंड, जो 1 जोड़ा जो गुणसूत्र XY होता है और माता का जो 1 जोड़ा जो गुणसूत्र XX है वो XX मिलकर और वो XY मिलकर ही बेबी का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान के चलिए माता और ये पिता। मैंने आपको बताया कि माता का 1 जोड़ा गुणसूत्र, तो माता में तो XX ही पाया जाता है, ठीक है। पिता में क्या पाया जाता है? XY। पिता में क्या पाया जाता है? XY। यह 1 जोड़ा है, यह भी 1 जोड़ा है।
तो फ्रेंड, अगर माता का एक्स गुणसूत्र पिता के एक्स गुणसूत्र से अगर मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है। लड़की, अगर माता का एक्स गुणसूत्र और पिता का वाई गुणसूत्र मिलता है तो लड़का का निर्माण होता है। निर्माण होता है। अगर आपको बोला जाए कि एक्स वाई गुणसूत्र और पिता का एक्स वाई गुणसूत्र और माता का एक्स एक्स गुणसूत्र, अगर माता का एक्स गुणसूत्र और पिता का एक्स गुणसूत्र अगर मिलकर एक पदार्थ अगर बना रहे हैं, एक आनुवंशिक पदार्थ अगर बना रहे हैं तो उससे लड़की का निर्माण होता है। अगर माता का एक्स गुणसूत्र पिता के वाई गुणसूत्र के साथ मिलकर एक आनुवंशिक अगर पदार्थ बना रहे हैं तो उससे लड़का का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, जब गुणसूत्र मिलता है और जो पदार्थ बनता है वही आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? वही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आनुवंशिक पदार्थ मैंने आपको बताया कि आनुवंशिक पदार्थ एक डीएनए, जो डीएनए होता है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का निर्माण करता है। आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वह बेबी में माता पिता के गुणों को स्थानांतरित करता है और हमारे जो शरीर है, मानव शरीर में में 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। अब 46 गुणसूत्र होते हैं तो माता का जो गुणसूत्र है, फीमेल का जो गुणसूत्र होता है फ्रेंड, वो XX होता है और पिता का जो गुणसूत्र होता है उसमें 22 जो जोड़े होते हैं फ्रेंड, 22 जोड़े XX होते हैं और एक जो जोड़ा होता है XY जो लिंग का निर्धारण करता है, जो लिंग का निर्धारण करता है। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आपको बताना है कि मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है तथा टोटल गुणसूत्र 46 होती है। तथा लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उपयोगी होता है तो आपको क्या बताना है? पुरुष का XY गुणसूत्र, एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है। अगर आपको पूछा जाए कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र होता है तो आपको बताना है पुरुष का XY गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, डीएनए। अब कोई वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि डीएनए कुंडलीनुमा होती है। डीएनए कुंडलीनुमा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डीएनए कुंडलीनुमा कैसे होती है। वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिकों ने बताया कि डीएनए कुंडलीनुमा होता है। जिसे उन्होंने बोला डीएनए का द्विहेलिकल संरचना, जिसे उन्होंने नाम दिया डीएनए का द्विहेलिकल जिसे उन्होंने डीएनए का द्विहेलिकल संरचना नाम दिया। अगर आपको बोला जाए कि डीएनए
का द्विहेलिकल संरचना किसने दिया, आपको बताना है। वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के द्विहेलिकल संरचना दिया और उन्होंने बताया कि डीएनए कुंडलीनुमा होता है। उन्होंने बताया कि डीएनए कुंडलीनुमा होता है। जैसे कि फ्रेंड्स देख लीजिए आप, ये देखिए, आपको दिख रहा है कुंडलीनुमा, कुंडली जैसे दिख रहा है ना फ्रेंड। यह क्या है, डीएनए है। तो वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के द्विहेलिकल संरचना दी, जिसमें उन्होंने बताया कि डीएनए कुंडलीनुमा होता है। डीएनए कुंडलीनुमा होता है। देखिए कुंडलीनुमा, ठीक है फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स कोशिका के प्रकार। कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक, पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राथमिक कोशिका भी बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राथमिक कोशिका भी बोला जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका को द्वितीयक या विकसित कोशिका भी बोला जाता है। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राथमिक कोशिका बोला जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका को द्वितीयक कोशिका तथा विकसित कोशिका बोला जाता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका होते हैं वो जो अति सूक्ष्म होते हैं, एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीवाणु, अर्थात सभी जो जीवाणु होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। सभी जो जीवाणु हैं, सभी जो जीवाणु हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत पादप मतलब पौधे, पेड़ पौधे, जंतु एवं कवक। अगर आपको बोला जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं प्राथमिक कोशिका का उदाहरण क्या है, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि पादप, जंतु, कवक या जीवाणु, तो आपको क्या बताना है फ्रेंड्स? प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी जीवाणु को शामिल किया गया है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पादप, जंतु एवं कवक को शामिल किया गया है। अब ये जो जीवाणु होते हैं फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जितने भी जीवाणु हैं उनमें क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव भी पाया जाता है।
कोशिका द्रव भी पाया जाता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकमात्र कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकमात्र कोशिकांग राइबोसोम पाया जाता है। कोशिकांग है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राथमिक कोशिका भी कहते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत सभी जीवाणुओं को शामिल किया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें एकमात्र कोशिकांग पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें एकमात्र कोशिकांग पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? राइबोसोम। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकमात्र कोशिकांग राइबोसोम पाया जाता है। और फ्रेंड, इसमें भी एक अपवाद है। इसमें भी क्या अपवाद है? जो जीवाणु में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। जीवाणु में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एकमात्र जीवाणु ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो अगर आपको पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वह कौन सा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो आपको क्या बताना है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जीवाणु जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, है ना। अब यूकेरियोटिक कोशिका, फ्रेंड्स, अब हम यूकेरियोटिक कोशिका में आते हैं। तो जो यूकेरियोटिक जो कोशिका है उसमें सब पाया जाता है। उसमें इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, पादप को छोड़ के। पादप और कवकों में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। पादप एवं कवकों में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका को छोड़कर मतलब यूकेरियोटिक जो कोशिका है उसके अंतर्गत पादप, जंतु, कवकों को शामिल किया गया है, जिसमें कोशिका भित्ति पादपों में पाया जाता है, कवकों में पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका को छोड़कर। तो अगर आपको पूछा जाए कि यूकेरियोटिक कोशिका में किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कवक और पादप और जंतु, तो आपको क्या बताना है? जंतु कोशिका। और फिर इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका द्रव पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन। फ्रेंड्स, कोशिका का विभाजन दो भागों में होता है। कोशिका का विभाजन दो भागों में होता है। पहला है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन। फ्रेंड्स,
ये समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री जो विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन, यह गुणसूत्र से संबंधित होते हैं, यह गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। जैसे कि हमारे जो मानव शरीर है, हमारे मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाया जाता है। तो समसूत्री विभाजन क्या बोलोगे आप? वह कोशिका, वह गुणसूत्र, वह कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र पाया जाता है और 46 जो गुणसूत्र है, 46 गुण सूत्र का विभाजन करने पर गुणसूत्र की जो संख्या है, संख्या 46 ही रहे 46 ही रहे, तो उस कोशिका को आप क्या बोलोगे? उस कोशिका को समसूत्री विभाजन बोलोगे। अगर किसी कोशिका का विभाजन, जैसे कि मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की जो नाक है, नॉइज़ है, या मेरे कान के, अगर कान जो है, कान में जो उपस्थित कोशिका है उसका विभाजन अगर मैं करूं, या कान में उपस्थित जो गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र है, उनका अगर मैं विभाजन करूं तो विभाजन करने पर भी वह 46 जोड़े गुणसूत्र पाए जाए, वहाँ 46 जोड़े गुणसूत्र ही रहे, तो ऐसे विभाजन को क्या बोलेंगे? ऐसे कोशिका विभाजन को क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन। मतलब गुणसूत्र विभाजन होने के बाद भी उतने ही गुणसूत्र रहना। जैसे कि ऐसी कोशिका जिसमें उपस्थित गुणसूत्र का विभाजन करने पर उतने ही गुणसूत्र अगर रहे तो वह समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अगर किसी कोशिका का मैं विभाजन करती हूँ और उसमें उपस्थित जो गुणसूत्र है वह कम हो या 46 ना हो, तो ऐसे कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब इसमें विभाजन करने पर 46 गुणसूत्र उपस्थित होंगे और इसको विभाजन करने पर 46 जोड़े गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र ना रहे, 46 गुणसूत्र ना रहे, 46 गुणसूत्र ना रहे, है ना? ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात फ्रेंड, मैं आपको फिर से अच्छे से समझाती हूँ। समसूत्री मतलब समान। सम से क्या होता है? सम से समान। सम से क्या याद रखना है आपको? सम से समान याद रखना है। तो जैसे 46 गुणसूत्र है, अगर हम 46 गुणसूत्र को डिवाइड करते हैं या उसका विभाजन करते हैं तो हमें 46 ही गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। तो हमें 46 ही गुणसूत्र अगर हमें प्राप्त होते हैं तो उसे समसूत्री विभाजन कहेंगे। और अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा। जैसे कि 46 गुणसूत्र है, अगर मैं इसका विभाजन करूं तो वह अर्ध मतलब आधा हो जाता है, 23 हो जाता है। अर्थात 46 गुणसूत्रों को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो अगर वह गुणसूत्र आधा अर्थात 23 में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ जो प्रक्रिया है अर्धसूत्री विभाजन कहलाएगा। यह जो प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन, मतलब फ्रेंड्स नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब समान। अगर 46 गुणसूत्रों को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 46 ही गुणसूत्र अगर प्राप्त होते हैं तो उसे समसूत्री विभाजन बोलेंगे। अगर 46 गुणसूत्र है, अगर मैं उसका विभाजन करती हूँ तो 46 का आधा अर्थात 23 गुणसूत्र अगर हमें प्राप्त होते हैं
तो उसे अर्धसूत्री विभाजन बोलोगे। उसे क्या बोलोगे? अर्धसूत्री विभाजन। फ्रेंड, अर्धसूत्री विभाजन का उदाहरण देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में फ्रेंड अंडाणु और शुक्राणु को शामिल किया गया है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन में अंडाणु और शुक्राणु को शामिल किया गया है ना। उसी प्रकार फ्रेंड्स समसूत्री विभाजन में हमारा जो दैहिक कोशिकाएं होते हैं, दैहिक कोशिका को शामिल किया गया है। क्या किया गया है? दैहिक कोशिका को शामिल किया गया है। तो दैहिक कोशिका मतलब हमारे शरीर की कोशिका, जैसे होगा कान की कोशिका, आँख की कोशिका, नाक की कोशिका, जीभ, मुंह, गले की, हाथ की, मतलब जो शरीर की जो मेन कोशिकाएं होती हैं, शरीर की जो कोशिकाएं, देह जो होता है उसे ही दैहिक कोशिका बोला जाता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में दैहिक कोशिकाओं को शामिल किया गया है तथा अर्ध समसूत्री विभाजन में आदैहिक कोशिका क्या होता है फ्रेंड? एक अंडाणु होता है, शुक्राणु। तो आदैहिक कोशिका के अंतर्गत अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत शुक्राणु एवं अंडाणु को शामिल किया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि समसूत्री कोशिका विभाजन का उदाहरण है और आपको दिया जाए ऑप्शन में शुक्राणु, अंडाणु या कान का दे दे या नाक की कोई भी कोशिका दे दे, तो आपको क्या बताना है फ्रेंड्स? हमारे जो दैहिक कोशिका हैं, जैसे कान, नाक के जो भी ऑप्शन हो आपको वो बताना है। अगर आपको पूछा जाए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का उदाहरण है, तो अगर आपको दैहिक कोशिका भी दिए गए हैं तो आपको क्या लगाना है उसमें? शुक्राणु या अंडाणु। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कोशिका में विभिन्न प्रकार के विलयनों के बारे में भी दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ फ्रेंड्स कोशिका में यह 3 विलयनों के बारे में दिया गया है। अब अल्पपरासारी विलयन क्या होती है? अल्पपरासारी विलयन फ्रेंड्स, अगर कोई पात्र है, जैसे कि यह कोई पात्र है और इस पात्र में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें मैं कोई पदार्थ डाल रही हूँ, कोई पदार्थ, तो पानी की मात्रा अधिक हुई है इसमें। यह जो पात्र है इसमें पानी की मात्रा अधिक है और इसमें मैं कोई पदार्थ डाल रही हूँ। तो जो क्या है, पदार्थ डाल रही हूँ तो पानी की जो मात्रा है फ्रेंड, वह ऊपर से नीचे, यह इस पात्र से वह नीचे गिरने लगेगा, इस पात्र से पानी नीचे गिरने लगेगा, है ना। तो यह जो प्रक्रिया है फ्रेंड अल्पपरासारी कहलाता है। अर्थात किसी पात्र में पानी की मात्रा किसी पदार्थ की तुलना में अधिक हो तो यह जो प्रक्रिया है फ्रेंड, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अल्पपरासारी। क्या कहलाएगा? अल्पपरासारी। मतलब किसी पात्र में पानी की मात्रा उस पात्र में उपस्थित पदार्थ की तुलना में अधिक हो, अर्थात जल की सांद्रता अधिक हो, तो यह जो प्रक्रिया है फ्रेंड, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अल्पपरासारी। और अतिपरासारी, कोई पात्र में जल की सांद्रता उस पात्र में उपस्थित पदार्थ की तुलना में कम हो, जल की सांद्रता उस पात्र में उपस्थित पदार्थ की तुलना में कम हो, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? अतिपरासारी विलयन कहलाएगा। और आइसोटोनिक विलयन क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक जो विलयन है फ्रेंड्स, किसी पात्र में जल की मात्रा तथा उस पात्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा समान हो,
उस पात्र में उपस्थित जल एवं पदार्थ की मात्रा अगर समान हो तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक। मतलब अल्पपरासारी क्या होगा, जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ में अगर पानी की मात्रा किसी पात्र में पानी की मात्रा उसमें उपस्थित पदार्थ की तुलना में अधिक होता है तो अल्पपरासारी कहलाएगा। अतिपरासारी किसी पात्र में पानी की मात्रा उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा से अगर कम हो तो वह अतिपरासारी विलयन कहलाएगा। अगर किसी पात्र में कोई पदार्थ एवं पानी की मात्रा बराबर हो तो ऐसे प्रक्रिया या ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे फ्रेंड, आइसोटोनिक विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक विलयन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको कोशिका पूरा समझ में आया हो। आज हमारा कोशिका चैप्टर समाप्त होता है, कल से हम पढ़ेंगे ऊतक। आई होप फ्रेंड आपको कोशिका के पूरे हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स।